हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर हम चैप्टर 8 ले रहे हैं, जो कि एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट का है। मॉड्यूल ए ही चल रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बीएफएम में जाएंगे और उसमें एक पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। सबसे पहले पॉलिसी का मतलब होता है प्लान, तो और मॉनेटरी का मतलब रिलेटेड टू मनी और रिलेटेड टू करेंसी। तो जो प्लान हम लोग करेंसी और मनी के लिए बनाते हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल फिस्कल मतलब होता है एक्सपेंडिचर, रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर एंड द टैक्सेशन और द रेवेन्यू यू कैन से। तो वो फिस्कल के लिए जो हम प्लान बनाते हैं वो फिस्कल पॉलिसी होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। पहला कि मॉनेटरी पॉलिसी is exercised by the RBI. RBI make the monetary policy. They have a monetary committee and in every 2 months they sit together और वो monetary policy बनाते हैं। उसमें वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट हमारा कितना होगा, रिवर्स रेपो कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा, हमें कितना पैसा इंजेक्ट करना है। ये सब सारी चर्चाएं होती है। और जहाँ तक ये मॉनेटरी पॉलिसी का रिकमेंडेशन देने का बात है, ये हमारे जो प्रीवियस उर्जित पटेल थे उनके रिकमेंडेशन से ये मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और इसको लागू करने वाले रघुराम राजन जी थे। तो ये आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है और जिसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड अदर्स रेट आर डिसाइडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको जानना पड़ेगा। जबकि फिस्कल पॉलिसी is exercised by the finance minister as the chairman of the fiscal responsibility budget management committee। एक fiscal responsibility budget management committee होती है, वो भी बैठती है। उसमें कौन कौन होते हैं? चेयरमैन एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है और बाकी सब जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के गवर्नर या चेयरमैन है वो उस मीटिंग्स में शामिल होते हैं। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारे आरबीआई के लिए होती है। दोनों का एक ही पर्पस है, हमारा इकोनॉमी हेल्दी हो। ये दोनों पॉलिसी के थ्रू हमारा इकोनॉमी हेल्दी रहता है। और क्या डिफरेंस है? चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज द गवर्नर विच इज शक्तिकांता दास एंड चेयरमैन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कमिटी इज फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स क्या क्या यूज होते हैं? टूल्स लाइक रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब हमारी टूल्स है एक्सरसाइज करने मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और फिस्कल पॉलिसी के लिए हमारे लिए क्या क्या टूल्स है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड और द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये टूल्स है फिस्कल पॉलिसी को एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, यहां तक हम समझ गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद जो हम फेस करेंगे आगे और डिस्कस करेंगे। The question is which of the following are features of the expansionary policy? Okay, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक्सपेंशन करने के लिए। जब भी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई जाती है, और जब भी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई जाती है। तो हमें कॉन्ट्रैक्शन करने की क्या जरूरत है? एक्सपेंशन का तो समझ में आता है कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो बहुत फायदा होगा, मगर हमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों चाहिए? हमें कॉन्ट्रैक्शन इसलिए चाहिए जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने लगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी हमें जरूरत होती है। तो अब हम देखेंगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि हमें रेपो रेट कम करना है। तो जब भी रेपो रेट कम होगा, इसका मतलब क्या है कि बैंक बहुत चीप रेट में आरबीआई से पैसे उठा पाएगी, और जब बैंक आरबीआई से पैसे उठा पाएगी तो बैंक आगे उसी पैसा को कम दाम में बाकी कस्टमर्स को लोन देंगी, और जब लोन मिलेगा तो बहुत सारा मार्केट में मनी आ जाएगा और उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा होल पर्पस है एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में इसका उल्टा होता है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि कम अमाउंट हमारे मार्केट में पहुंचे। तो इसका ऑप्शन है ए, इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये सही है। बी, यूज्ड इन केस ऑफ रिसेशनरी सिचुएशन, जैसे कि हमारा अगस्त अक्टूबर में हमारा एक तरह से बोला जा रहा था स्लो डाउन हुआ है, रिसेशन तो नहीं बोल सकते, स्लो डाउन हो रहा था। तो उसमें क्या की हमारी आरबीआई ने करीब एक साल में 1% ऑफ द रेपो रेट घटा दिया।
तो रेपो रेट घटाने से क्या हुआ, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एक्सरसाइज हुआ। एक्सपेंशन, रेपो रेट कम करने का मतलब है कि क्रेडिट हम लोग सस्ते में बाहर कस्टमर्स को देंगे और इससे मार्केट बूस्ट होगा। तो यूज्ड इन केस ऑफ रिसेशनरी सिचुएशंस, ये भी सही है। रेट्स आर केप्ट हाई, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में रेट्स आर केप्ट लो, सो ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ, इट हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो सी छोड़ के ए बी सी तीनों ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट आर ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। ओके, जब भी ये बैंक रेट क्या होती है, जैसे रेपो रेट होती है ना, रेपो रेट से हम बैंक को पैसा देते हैं, मगर रेपो रेट जो यूज होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए यूज होता है ये, और बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरबीआई बैंक को लोन देगी तो बैंक रेट पे देगी। तो बैंक रेट को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम से डिस्काउंट रेट। क्यों डिस्काउंट कहा जाता है, जैसे बैंक को अगर 1,000 रुपया चाहिए आरबीआई से, तो ये आरबीआई 1,000 रुपया ना देके 900 रुपया ही देगी, बोलेगी 100 रुपया हम तुम्हारा परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो 900 रुपया है ये डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड आफ्टर डिस्काउंट के बाद बैंक को सौंपा जाएगा और पहले ही इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। तो ये हमारा डिस्काउंटेड रेट होता है, बैंक रेट ऐसे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ द बैंक रेट इज वेरी लिमिटेड इन इंडिया, वाई। अच्छा, आप हमेशा ये सुनते होंगे कि सब कुछ रेपो से लिंक्ड है हमारे यहाँ। तो और जहाँ जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होता है तो रेपो रेट से ही सारे पॉलिसी का रेट डिसाइड होता है। तो हमारे यहाँ सब कुछ रेपो पे डिपेंड है, इसलिए हमारा बैंक रेट लिमिटेड है इंडिया में। तो इसका रीजन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट इज नॉट ऑटोमेटिकली लिंक टू द बैंक रेट, यस ट्रू, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे रेपो से लिंक्ड है। बैंक एंजॉय रीफाइनेंस फैसिलिटीज नॉट लिंक टू बैंक रेट बट टू रेपो रेट, ये भी सही है। द बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड, हाँ ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो बिल मार्केट है बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, इसी कारण बैंक रेट यूज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिल मार्केट में बैंक रेट ही यूज होता है, तो ये डेवलप्ड ही नहीं है तो कहाँ से यूज होगा। तो इसका ऑप्शन डी, ऑल। बैंक स्किपिंग ओनली, the next question, bank skipping only a part of their deposit with the RBI in the form of a cash reserves. This type of banking system is called, this is called a fractional reserves banking system. आपको पता होगा कि हमें कोई भी बैंक को CRR 4% मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन केस अगर सब लोग पैसे लेने आ जाए, जैसे यस बैंक का कांड हुआ था, तो उसमें अगर अचानक से सबको पता चला कि यस बैंक डूबने वाली, तो सबको ही अपना पैसा निकालने आ जाएंगे, तो उस पैसे को भुगतान कैसे होगा अगर सब कुछ लोन पे ही दे दिया जाएगा। तो ये CRR मेंटेन किया जाता है और CRR से तुरंत पेमेंट किया जाता है जिन लोगों को जिनको जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा फ्रैक्शनल रिजर्व्स बैंकिंग सिस्टम। ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बैंक्स मेंटेन कैश बैलेंसेस विद द आरबीआई एज परसेंटेज ऑफ, इसका आंसर होगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जो भी CRR कैलकुलेट होगा, CRR 4% रखा जाता है, तो 4% किस चीज़ का, वो NDTL का होता है। तो NDTL क्या होता है, जितने भी नेट डिमांड है, जितने भी आपने सेविंग अकाउंट में किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है या टाइम डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, उसको जोड़ के और जितना पैसा उस बैंक ने आरबीआई के पास रखा है या अदर बैंक के पास रखा है, उसको घटा के जो भी आएगा वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLR इन्वेस्टमेंट इन, तो ये भी हमें पता है कि एट प्रेजेंट हमारा SLR कितना है, एट प्रेजेंट हमारा SLR 18% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR इन्वेस्टमेंट इन। तो SLR जो भी बैंक को मेंटेन करना होता है जो कि 18% है ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसको कहाँ पे किस किस चीज में बैंक अलाउड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है कैश बैलेंसेस, यस कैश में रख सकती है इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड, ट्रू। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन द अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो अनइनकम्बर्ड क्या होता है, पहले हम लोग इनकम्बर्ड समझेंगे। इनकम्बर्ड मतलब होता है जैसे आपका कोई घर है, आप उसमें होम लोन लिए हैं, तो वो प्रॉपर्टी आप अब बैंक की मॉर्टगेज्ड है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं कोई फर्दर लोन्स और एनी अदर पर्पसेस, तो वो इनकम्बर्ड है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बैंक का फॉर द SLR, वो अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टीज में होना चाहिए, वो कहीं भी पहले से लोन में या मॉर्टगेज में बंधा हुआ ना हो, ये देखना जरूरी है। तो ये तीनों होगा, इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग कॉस्टली आरबीआई विल डू विद द रिपो। जब भी कस्टमर को इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन बढ़ा देना है ताकि कम लोग लोन ले,
कम पैसा मार्केट में जाए तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगी। तो ये क्वेश्चन वही है, इसका ऑप्शन ए। When bonds are purchased by the RBI, the bond yield is, तो ये इसका कंसेप्ट, इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कोई भी बॉन्ड यील्ड निकालने के लिए इज इक्वल टू होता है 1 by मार्केट रेट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए, क्योंकि इसका यील्ड का फॉर्मूला होता है यील्ड इज इक्वल टू द कूपन रेट बाय मार्केट रेट, मगर उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बस कंसेप्ट समझना है। यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by मार्केट रेट। तो ये मार्केट रेट क्या है, जब भी डिमांड बढ़ेगा, हमें पता है जब भी डिमांड बढ़ेगा तो उसका मार्केट रेट बढ़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, व्हेन बॉन्ड्स आर परचेस्ड बाय द आरबीआई, तो जब भी बॉन्ड्स परचेज किया जाएगा आरबीआई में, इसका मतलब उस बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ गया तो उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट। जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो जब हम ये फॉर्मूला में डालेंगे, अगर मार्केट प्राइस, यहाँ प्राइस लिखना चाहिए, मार्केट रेट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो ये यील्ड हमारा घटेगा। तो इसका ऑप्शन, व्हेन बॉन्ड्स आर परचेज्ड बाय द आरबीआई द बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ई। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑप्शन ए इज प्राइस स्टेबिलिटी, यस ये होना ही चाहिए। सेकंड, द फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी होना चाहिए। सी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो होना ही चाहिए। सो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, मगर ये ऑलमोस्ट सारे सब कुछ जो इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का मैंने कवर कर दिया है। ओके, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया था? पहले तो ये आप जान लीजिए 2003 में आया था, और ये किसके रिकमेंडेशन से आया था? ये EAS शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट। आपने जब भी बजट सुना हो या बजट सेशन या बजट स्पीच सुना हो, उसमें आप जरूर देखते होंगे कि स्पीकर फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं कि आप मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट को टेबल करें, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट को आप टेबल करें, और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को आप टेबल करें। तो वो तीनों, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM एक्ट के अंदर ही आता है, और ये मैंडेटरी है आपको, ये पार्लियामेंट में साल के अंत में जब आप बजट प्रोड्यूस करते हैं तब आपको ये देना होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट गारंटी सेलिंग एज पर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बजट मैनेजमेंट एक्ट इज। ओके, आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट गारंटी देती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी के MSME का जो ये गरीब वाला जो योजना आया था, उसमें जो MSME को जो सारा पैसा जा रहा है उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, और वो गारंटी हमारे जितने भी बजट है उस जितने भी GDP है उसका कितने % तक हाईएस्ट दे सकती है, मतलब टोटल ओवरऑल इज 0.5%। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकती है। ये FRBM एक्ट में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द FRBM एक्ट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये FRBM एक्ट लाने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि ये गवर्नमेंट पे लगाम लगाएगी। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, जितना मन किया करेंसी प्रिंट करवा लेती थी, या जितना मन किया उधार ले लेती थी आरबीआई से, मगर अब ऐसा नहीं है। FRBM के आने के बाद बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लग गया। क्या है रिस्ट्रिक्शन, देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, तो ये सही है। ऑप्शन बी, बैन ऑन द डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू द क्रिएशन ऑफ द मनी, ये भी सही है। सी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द आरबीआई टू सब्सक्राइब टू प्राइमरी इश्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी सही है। इससे क्या होता था कि जब भी गवर्नमेंट को पैसा होता था वो बॉन्ड छाप देती थी और आरबीआई को दे देती थी, बोलती थी कि मुझे पैसा दे दो इसके बदले। तो ये चलता रहता था, मगर अब ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब आरबीआई बोलती है कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही दिया जाएगा, और वो थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिया जाएगा। मगर एक चीज़ के लिए छूट दे दिया गया कि आप जब भी चाहे पब्लिक से, मतलब हम लोग से, आप कभी भी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं थ्रू व्हाट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो OMO होता है। तो इसका पुट रिस्ट्रिक्शन, ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ABC तीनों होगा इसका। तो ये हो गया है हमारा, और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये समझाना मुझे जरूरी था, OMO मैंने बता दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक MSS होता है, ये भी टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। और जब भी MSS एक्सरसाइज होती है उस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन कहते हैं। तो MSS की क्या जरूरत है, जब भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे अभी फेसबुक रिलायंस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो वहाँ से डॉलर लाएगी और यहाँ से इंडियन रुपीज़ परचेस करेगी। तो क्या होगा, अगर इंडियन रुपीज़ परचेस करेगी, क्यों करेगी, वो खर्चा करने के लिए ही करेगी। तो जब भी वो इंडियन रुपीज़ लेगी डॉलर देके, तो हमारे मार्केट में बहुत सारा इंडियन रुपीज़ जमा हो जाएगा, बहुत सारा मार्केट में इंडियन रुपीज़ चला जाएगा। जब बहुत सारा
मार्केट में इंडियन रुपीज चला गया तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। तो इसको, ये जितने भी एक्स्ट्रा मनी जो है जो कि इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको सक करने के लिए आरबीआई क्या यूज करेगी, एमएसएस यूज करेगी। उसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यूज होगा और उसी प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट का टारगेट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है जरूर से। तो हमारा 2019-20 का टारगेट था 3.3% एंड 2021 का टारगेट 3% था। मगर गवर्नमेंट, आप बजट अगर आप सुने होंगे तो उसमें गवर्नमेंट बताइए कि अगर ये 2019-20 में 3.8% रहेगा और 2021 में 3.5% रहेगा। तो ये गवर्नमेंट चेंज कैसे कर दी, इसी एफआरबीएम एक्ट में लिखा हुआ है कि एक स्केप क्लॉज होता है, जिसमें अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो आप 0.5% का टारगेट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमें पता है हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था अगस्त अक्टूबर से, और उससे पहले से भी स्लो डाउन आया हुआ था, मगर उसके बाद वॉर्स होने लगा। तो इसको मतलब इसी चीज को फायदा को उठाते हुए ये स्केप क्लॉज लगाया गया और टारगेट इस साल का 3.5 रहा, 3.8 रहा और नेक्स्ट ईयर का 3.5 रहेगा। जबकि ये होना क्या चाहिए था 3% एंड 3.3%। और एक और टारगेट है 2% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। ये रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पे हमें पढ़ना होगा। तो ये हमारा टारगेट था। एक और टारगेट है अंडर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के, दैट इज हमारा जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है, टोटल डेट, वो 40% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट हमारा कितना है 48%। और ये 40% का टारगेट हमें कब तक अचीव करना है 2024 टू 2025। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अभी का प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है सब कुछ का, रेपो 4% पे है, रिवर्स रेपो 3.35% है। आप बैंकर हो, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये हमेशा रिवाइज होना चाहिए। तो ये, और ये आपको दिमाग में होना ही चाहिए। मार्जिनल स्टेबिलिटी एमएसएफ जो बोलते हैं वो 4.25% है, बैंक रेट 4.25% है, सीआरआर 3% है, एसएलआर 18% है। हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज इंक्रीज द सब्सक्राइबर एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर इन योर ग्रुप्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।